पाकिस्तान की एक और करतूत। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी छात्रों पर हमला हुआ है। हिंसा में 4 छात्रों की मौत हो गई है और बवाल मच गया है। हॉस्टल में रह रहे छात्रों पर हमला किया गया, अटैक किया गया। छात्रों का आरोप है पाकिस्तानी दूतावास ने मदद नहीं की है। 4 पाकिस्तानी छात्रों का ये मामला, जिसमें आरोप लगाया जा रहा है कि जब दूतावास को कनेक्ट करने की कोशिश की गई पाकिस्तान के, तो वहां से कोई मदद नहीं मिली। ये तस्वीरें सामने आई हैं बिश्केक से, जो कि किर्गिस्तान में है, जहां पर हॉस्टल में छात्र रह रहे थे और वहां पर अटैक किया गया। छात्रों ने आरोप लगाया है कि कोई भी मदद पाकिस्तानी एम्बेसी से नहीं की गई है, उन्हें संपर्क भी किया गया था। हिंसा में 4 पाकिस्तानी छात्रों की मौत हो गई है, बवाल बढ़ गया है। और आपको ये भी बता दें कि ये हमला अचानक से हुआ। किन लोगों ने हमला किया, अब ये जांच की जा रही है। लेकिन कई लोग एक साथ भीड़ की शक्ल में पहुंचे और 4 पाकिस्तानी छात्रों पर अटैक हुआ, हमला हुआ। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहा है। और जरा तस्वीरों को देखिए। किर्गिस्तान के स्थानीय लोगों ने हॉस्टल में घुसकर पाकिस्तानी छात्रों की पिटाई की है। कई छात्रों को हॉस्टल से बाहर घसीट कर लाया गया और बीच चौराहे पर मारा गया। जिस वक्त ये घटना हो रही थी, उस वक्त वहां हजारों लोग खड़े थे। पाकिस्तानी छात्रों को लोग लात, घूंसों और डंडों से मारते नजर आए। 4 पाकिस्तानी छात्रों को बुरी तरीके से पीटा गया है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस मारपीट से 4 छात्रों की मौत हो गई। और जब ये बात पाकिस्तानी दूतावास को बताई गई तो उन्होंने हाथ खड़े कर लिए और किसी तरह की मदद देने से इनकार कर दिया। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में रह रहे पाकिस्तानी छात्र अपनी सरकार के इस रवैये से बेहद गुस्से में। तो ये तस्वीरें एक बार फिर से गौर करिए। देखिए, किर्गिस्तान में फंसे छात्रों से किस तरीके से बुरी तरीके से मारपीट की गई है और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनकी मौत भी हो गई है। बुरी तरीके से पीटा गया है 4 छात्रों को, जो कि पाकिस्तान के बताए जा रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि जब पाकिस्तान से मदद की गुहार लगाई गई तो पाकिस्तान सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए। पाकिस्तानी नागरिकों का दुश्मन बन गया है किर्गिस्तान। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किर्गिस्तान में किस तरीके से 4 पाकिस्तानी छात्रों को बुरी तरह से पीटा गया है। और पाकिस्तान इतना बेबस हो चुका है कि ना ही वो पाकिस्तान में मौजूद लोगों को रोटी दे पा रहा है, ना ही पाकिस्तान से बाहर गए लोगों की सुरक्षा कर पा रहा है। 13 मई से किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में छात्रों पर हमले शुरू हो गए थे। हॉस्टल में मौजूद छात्रों को स्थानीय लोग निशाना बना रहे थे। हजारों की भीड़ हॉस्टल में घुसी और छात्रों को खींच कर बाहर निकाला गया। इस दौरान कई पाकिस्तानी छात्रों ने दूतावास में फोन तक किए, लेकिन दूतावास ने, एम्बेसी ने कोई मदद तक नहीं की। बाद में एडवाइजरी जारी कर दी गई कि पाकिस्तानी छात्र सतर्क रहें, बाहर न निकले, हॉस्टल में ही कैद रहें। ये किस तरह का रवैया है जो कि पाकिस्तान का सामने आ रहा है? अपने ही छात्रों की मदद नहीं की गई है। और बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का बयान आया है। किर्गिस्तान में छात्रों की हत्या पर शरीफ का बयान। पाकिस्तानी दूतावास को आदेश दिया गया, हर जरूरी मदद देने का आदेश दिया गया है। हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। देखिए, एक और शहबाज सरकार कह रही है कि हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और उचित मदद का आदेश भी दे दिया गया है जरूरी मदद के लिए पाकिस्तानी दूतावास को। लेकिन दर्दनाक ये वीडियो जो आप देख रहे हैं वो उन 4 पाकिस्तानी छात्रों का है जिन्हें बुरी तरह से पीटा गया और बाद में इनकी मौत हो गई। और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके से हजारों छात्र किर्गिस्तान पढ़ने जाते हैं। इन छात्रों के साथ वहां कैसी हिंसा हुई, आइए आपको ये बताते हैं। पाकिस्तान के किर्गिस्तान में किस तरह से बेइज्जती है। किर्गिस्तान में करीब 10,000 पाकिस्तानी पढ़ते हैं। जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं, ज़्यादातर किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में ही ये छात्र रहते हैं और पढ़ते हैं। 13 मई से हिंसा जारी है और 4 छात्रों की मौत का मामला, जो देखते ही देखते हंगामा बरपा है। कई घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों ने हॉस्टल में घुसकर हमला किया है। छात्रों के हुड़दंग से तंग आकर स्थानीय लोगों ने हमला किया है। पाकिस्तानी दूतावास ने छात्रों को बाहर न निकालने की फिर सलाह भी दी है।
पाकिस्तानी दूतावास ने छात्रों की मदद नहीं की है, लेकिन सिर्फ सलाह दी गई है। 4 पाकिस्तानी छात्रों की मौत का ये मामला जो तूल पकड़ता जा रहा है। इस्लामाबाद से हमारे साथ हमारे सहयोगी गुलाम मुर्तजा इस वक्त जुड़ चुके हैं। गुलाम, इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान में वो समझे जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि रोटी रोटी को मोहताज है वहां की जनता, लेकिन जो छात्र बाहर पढ़ने गए उनके साथ भी बुरा बर्ताव हो रहा है, उन पर भी अटैक हो रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये कहा जा रहा है कि रोटी रोटी को मोहताज है, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान में हालात जो है मुआशी तौर पे अच्छे हैं। हर घर में खाना मिल रहा है, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, और ये तो बिल्कुल ही प्रोपेगेंडा की बात है। दूसरी बात जो अभी आपने किर्गिस्तान की है, इस पे मैं जरा बात कर लूँ। मेरी अभी 1 मिनट पहले जब कॉल आपसे कनेक्ट हो रही थी तो अता तारड़ हैं हमारे वजीर इत्तलात व नशरियात, उनसे मेरी बात हुई है। उनका ये कहना है कि वो 1-1 मिनट की सिचुएशन के साथ राब्ते में है किर्गिस्तान गवर्नमेंट के साथ, वहाँ के अदारों के साथ, और अभी तक कोई ऐसा जो इत्तला नहीं है कि किसी पाकिस्तानी स्टूडेंट की, किसी पाकिस्तानी बच्चे की वहाँ पे हलाकत हुई है। ये हुए थे, जो भी अभी वहाँ बलवा हुआ है उसमें उसकी गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है कि कौन लोग हैं उसको रोका जाए, और ये इसकी जो वजूहात हैं उनको सामने लाया जाए। पाकिस्तान की बड़ी कम्युनिटी जो है वहाँ पे, अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो बड़ी कम्युनिटी है पाकिस्तान, वहाँ पे 2nd लार्जेस्ट कम्युनिटी है जो बढ़ रही है वहाँ पे। अब इसकी तहकीकात जो है वो होंगी। दफ्तर खारजा से हमारी बात हुई है, उनका भी ये कहना है कि वो राब्ते में है और अभी तक किसी हलाकत की कोई इत्तला नहीं है। बलवा जरूर नहीं, अगर गुलाम मुर्तजा, अगर वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स नहीं थे जिन पर हमला हुआ, जिनकी मौत हुई, तो फिर शहबाज शरीफ ने कैसे ये बयान दे दिया कि हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हम पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कराएंगे? ये भी एक सोचने वाली बात है। बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, किर्गिस्तान में पाकिस्तानी छात्रों में किस तरह डर हावी था उसका एक सबूत आपको दिखाते हैं। जिन छात्रों पर हमला हो रहा था उनमें से एक छात्र ने बिश्केक में पाकिस्तानी दूतावास में फोन भी किया। किस तरह पाकिस्तानी दूतावास बेबस था, सुनिए जरा। सर, हम भी परेशान हैं बहुत ज्यादा। तो फिर आप पाकिस्तान में कॉल करें भाईजान, हुकूमतें किस लिए बनती हैं? जहाँ पे हम गर्ल्स के रेप हो रहे हैं, हमें मारा जा रहा है, हमारा क्या कसूर है? वो अरबियों की तरफ क्यों नहीं जाते? एम्बेसी के काम है कि आप उन्हें कहें, आप हाई अथॉरिटी से रब्ता करें। बिल्कुल राब्ते हो रहे हैं, ऑलरेडी राब्ते हो भी चुके हैं। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हम यहीं बिश्केक से बात कर रहे हैं। आप कौन से हॉस्टल या कहाँ पे रहते हैं? ततान के साथ हम रहते हैं, और इधर हमारे पास कभी कहाँ से आवाजें आ रही हैं, कभी कहाँ से। पुलिस को डर से कॉल नहीं करते कि वो फिर खुद एड्रेस उनको दे देंगे। भाईजान, हम कहाँ पे जाएं? हमारी डिग्री आई हुई है, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, ना घर वालों को दिखा सकते हैं ना कुछ। आपकी एम्बेसी का भी यही नंबर मिला है और आपको कॉल कर रहे हैं। देखें, आपको पता है कि हालात आज रात अचानक ही खराब हुए हैं, और जी अचानक ही खराब हुए हैं। गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, ऑलरेडी राब्ते हो चुके हैं इनसे, और लोकल अचानक इतनी तादाद में निकले कि इनको कंट्रोल करने में जाहिर है थोड़ा वक्त लगेगा। तो अभी थोड़ा हौसला रखें, हम कोशिश कर रहे हैं हालात कंट्रोल करने के लिए। जी, थैंक यू। तो किर्गिस्तान में किस तरह पाकिस्तान बेबस है ये हमने आपको दिखाया। और अब बात पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच चल रहे सीमा विवाद की, जो एक और वॉर फ्रंट खुल चुका है। जी हां, बड़ी खबर ये है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच संघर्ष शुरू हो गया है। पख्तिया प्रांत की सीमा पर हिंसक झड़प हुई है। डूरन लाइन बनी जंग का मैदान, और 4 दिनों से डूरन रेखा पर भारी गोलाबारी हो रही है। तालिबान पाकिस्तान बरसा रहे हैं बारूद। और वहीं डूरन लाइन विवाद से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, पाकिस्तानी सेना ने सीमा पर की थी फेंसिंग। तालिबान ने 10 किलोमीटर की फेंसिंग हटा दी, तारों को बुलडोजर की मदद से उखाड़ा। जी हां, खबर ये मिली है कि पाकिस्तान ने दर्जनों मिसाइलें दाग दी हैं। रिहायशी इलाकों में ये मिसाइलें गिरी हैं। झड़पों में 6 लोग मारे गए, 5 घायल भी हुए। अफगानिस्तान की तरफ से लड़ रहे टीटीपी के आतंकी, लेकिन पाकिस्तान जवाब दे रहा है इस पर। ये जो डूरन लाइन है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा का ये इलाका है, और इसी इलाके में, इसी बॉर्डर लाइन पर ही संघर्ष हो रहा है। इसी बॉर्डर लाइन पर ही ये गोला बारूद शुरू हो चुका है।
और अब आप पूरे डूरन लाइन विवाद को समझिए। अफगान पाक के बीच 2640 किलोमीटर की लंबी ये सीमा है। पाकिस्तान इसे असली सीमा रेखा मानता है। पाक डूरन रेखा पर कांटेदार लगाना चाहता है, फेंसिंग करना चाहता है। अफगानिस्तान ने डूरन लाइन को मान्यता नहीं दी है और तालिबान ने सीमा रेखा को मानने को तैयार ही नहीं है। तालिबान ने पाक सेना के सामने ही फेंसिंग हटा दी। तमाम तारों को बुलडोजर की मदद से उखाड़ फेंका गया। तालिबान सारा सामान जब्त करके अपने साथ ले गया। कई वीडियो वायरल है जिनमें पाक सेना पीछे हट रही है। जी हाँ, डूरन लाइन का आपको अब आइए इतिहास बताते हैं। क्या इतिहास है डूरन लाइन का? ये रेखा 12 नवंबर 1893 में खींची गई थी। ये देखिए, हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान के अस्तित्व से 53 साल पहले ये लाइन, ये बॉर्डर लाइन खींची गई थी। और इसके अलावा आपको बता दें कि मोर्टिमर डूरन अमीर अब्दुल रहमान के बीच ये समझौता हुआ था। ब्रिटेन, रूस, मध्य एशिया में ये इसके विस्तार की बात कही गई। अंग्रेजों ने इसे रूसी विस्तारवाद रोकने के लिए इस्तेमाल किया। डूरन लाइन को अंग्रेजों की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई हुई। इसका इतिहास पुराना है। हजारों किलोमीटर की लंबी रेखा है जिस पर विवाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बना हुआ है। और आज शाम 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, आज सभी दल चुनावी मैदान में अपना पूरा दमखम लगाएंगे। 20 मई को 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। देश में चुनावी पारा चरम पर है। 5वें चरण के लिए 20 मई को वोटिंग होगी। आज शाम 5वें चरण के लिए प्रचार का शोर खत्म हो जाएगा। 5वें चरण के प्रचार के आखिरी दिन सभी सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सभी पार्टी के स्टार कैंपेनर चुनावी मैदान में हुंकार भर रहे हैं। चुनाव आयोग ने 5वें चरण की वोटिंग को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। 5वें चरण में जिन लोकसभा सीटों पर मतदान होना है उनमें उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, ओडिशा की 5, झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीट शामिल है। 5वें चरण के मतदान के बाद 20 मई को कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। 5वें चरण में लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमेठी से स्मृति ईरानी, रायबरेली से राहुल गांधी, मुंबई उत्तर मध्य से उज्जवल निकम, मुंबई उत्तर से पीयूष गोयल, बिहार में सरण सीट से राजीव प्रताप रूडी और रोहिणी आचार्य के भाग्य का फैसला होगा। बिहार के हाजीपुर सीट पर भी 20 मई को वोटिंग होगी। यहाँ से चिराग पासवान उम्मीदवार हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इस चरण में 695 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 5वें चरण की वोटिंग के साथ ही 428 सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। और महाराष्ट्र में प्रचार करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने उद्धव ठाकरे पर जोरदार हमला बोला है। उद्धव ठाकरे ने भी पीएम मोदी पर पलटवार किया है। महाराष्ट्र की महाभारत को फतेह करने के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन में जुबानी जंग जारी है। पीएम ने एक बार फिर उद्धव ठाकरे को नकली शिवसेना बताया। ये नकली शिवसेना वाले, इन्होंने बाला साहब को धोखा दिया, इन्होंने शिव सैनिकों के बलिदान को धोखा दिया। सत्ता के लिए ये राम मंदिर को गाली देने वालों के साथ चले गए। सत्ता के लिए ये मुंबई हमले के बाद पार्टी कर रहे लोगों के साथ चले गए। जो कांग्रेस दिन रात वीर सावरकर को गालियां देती है, आज उसकी गोद में बैठे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नकली शिवसेना वाले बयान पर उद्धव ठाकरे ने पलटवार किया। मुंबईमध्ये 2 सभा होत आहेत। एका बाजूला तुम्ही सगळे आलेला आहात, आपण सगळे आलेलो आहोत, आणि दुसऱ्या बाजूला कोण जमले तुम्हाला कल्पना आहे? सगळे गद्दार आणि भाडोत्री। पीएम मोदी ने राम मंदिर को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर प्रहार किया है। पीएम ने कहा, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे और रामलला को फिर से टेंट में भेज देंगे। भ्रम में मत रहिए। देश जब आजादी का आंदोलन कर रहा था ना, और देश के टुकड़े करने की बात आती थी, तो देश का हर व्यक्ति का नहीं यार, देश के टुकड़े थोड़े होते हैं, देश के टुकड़े होते हैं। हो गए कि नहीं हो गए? इन्होंने कर दिया कि न कर दिया? ये किसी भी हद तक जा सकते हैं जी। इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है। इनके लिए देश वेश कुछ नहीं है भाई। उनके लिए तो उनका परिवार और पावर, यही उनका खेल है। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर
बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। इधर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने रायबरेली में एक रैली के दौरान बेहद इमोशनल अपील की है। सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं। जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेंगे। 30 साल तक एक सांसद के रूप में आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। रायबरेली मेरा परिवार है, वैसे अमेठी भी मेरा घर है। पिछले 100 साल से हमारे परिवार की जड़ इस मिट्टी से जुड़ी हुई है। राहुल गांधी ने एक बार फिर कहा है कि 4 जून को मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही वो करोड़ों लोगों को लखपति बनाएंगे। 4 जून नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे, इंडिया की सरकार आएगी और वो सरकार आपकी सरकार होगी। किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की, युवाओं की सरकार होगी। पूरे देश में युवाओं ने मन बना लिया है, नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। 4 जून इंडिया की सरकार बनेगी और 4 जुलाई 9 बजे सुबह लाखों परिवारों के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए फटाक से मिल जाएंगे। एक बार में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर चलता जाएगा। इन्होंने 22 करोड़पति बनाए, मैं आपको बता रहा हूं हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। अमेठी में चुनावी प्रचार चरम पर है। बीजेपी और कांग्रेस में आर पार की लड़ाई जारी है और इस बीच करणी सेना राजपूत वोटर्स को बीजेपी को वोट ना देने की कस्में खिला रही है। प्रशासन ने इस मामले में केस भी दर्ज किया है। आज इस अमेठी की धरती पर बाबा भैरवनाथ के प्रांगण में अमेठी में शपथ दिला रहे ये लोग राजस्थान से आए हुए करणी सेना के समर्थक हैं। ये लोग ठाकुरों को बीजेपी को हराने की कस्में दिला रहे हैं। ये अमेठी के गांव-गांव जाकर राजपूतों को सौगंध दिला रहे हैं। ये पूरा कैंपेन करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना के नेतृत्व में चल रहा है। लोगों को भड़काया जा रहा है कि इस सरकार ने उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है। ये पूरी कवायद बीजेपी को हराने और कांग्रेस को जिताने के लिए हो रही है। प्रशासन ने अमेठी में करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल मकराना समेत 3 लोगों पर चुनाव प्रभावित करने का मुकदमा दर्ज किया है। मुझे अगर परमिशन लेनी होगी तो मैं चुनाव आयोग से लूंगा। यहाँ का प्रशासन मुझे नहीं रोक सकता, यहाँ की सरकार मुझे नहीं रोक सकती। किस तरीके की आप ये हिटलरशाही लगा रखी है। अगर करणी सेना के साथ दमनकारी नीति अपनाई गई तो हम लोग सड़कों पे आए, जहाँ जहाँ ध्यान रखना सुबड़ा साफ कर दिया है और यहाँ भी करने की औकात रखते पूरे देश में जाएंगे। और अखिलेश यादव ने कहा है कि इस बार बीजेपी यूपी से 9-2-11 हो रही है। उन्होंने कहा कि जनता ने इस बार बीजेपी के रथ को फंसा दिया है। रायबरेली है तो राहुल भी है। जो लोग गिनती नहीं समझ पाते हैं वो भी गिनती समझ लें। एक और एक 11 हो गया है और बीजेपी 9-11 हो गया है। जो लोग 4 चरणों का चुनाव देख चुके होंगे
जानते होंगे कि अब भारतीय जनता पार्टी 4 चरणों में चारों थाने चित हो गई है। इस बार उत्तर प्रदेश में फंसे नहीं है, इस बार जनता ने बताओ, जनता ने फंसा दिया कि नहीं फंसा दिया? इनका रथ फंस गया कि नहीं फंस गया? और वहीं मुंबई में शुक्रवार को इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि बीजेपी इस बार 200 सीट का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। संविधान को बचाएंगे। मुंबई में शुक्रवार को विपक्षी गठबंधन की रैली में विपक्ष के नेता पीएम मोदी और बीजेपी पर खूब बरसे। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कहा कि संविधान को बचाने के लिए मोदी सरकार को हटाना जरूरी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो दावा कर दिया कि अब न तो पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे और न ही उनके बाद बीजेपी का कोई दूसरा नेता पीएम बनेगा। कि मोदी जी किसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि वो शाह के लिए करेंगे, क्योंकि 75 साल होने के बाद वो छोड़ देंगे और उसके बाद शाह आ जाएंगे। अरे शाह कहां से आते हैं? हम मोदी को ही छोड़ रहे नई जगह। मोदी ही नहीं रहेगा तो शाह कहां से आएगा? मोदी इस बार 200 पार नहीं कर सकते और इंडिया गठबंधन 300 के पार हो जाता है। और दिल्ली से खबर, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कन्हैया कुमार के साथ चुनावी प्रचार के दौरान मारपीट का मामला सामने आने के बाद सियासत गर्म हो गई है। कन्हैया कुमार की तरफ से कहा गया है कि हार के डर से बौखलाई बीजेपी ने उन पर हमला करवाने की कोशिश की है। तस्वीरों में दिख रहा है कि एक युवक पहले कन्हैया कुमार के करीब आता है और उन्हें माला पहनाने की कोशिश करता है। कन्हैया कुमार को माला पहनाने के बाद युवक ने अचानक कन्हैया पर हमला कर दिया। हालांकि मौके पर मौजूद कन्हैया कुमार के समर्थकों ने युवक को तुरंत पकड़ लिया और युवक की धुनाई भी की। जानकारी के मुताबिक ये घटना शुक्रवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना उस्मानपुर इलाके के करता नगर में हुई। इस दौरान आम आदमी पार्टी की महिला पार्षद छाया शर्मा के साथ भी बदसलूकी की गई। महिला पार्षद ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अब सवाल यह है कि कन्हैया कुमार पर हमला करने वाले कौन हैं? हालांकि कन्हैया कुमार के समर्थक इस घटना के पीछे बीजेपी का हाथ होने का आरोप लगा रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के आरोपों पर जेपी नड्डा ने दिया है जवाब। बीजेपी की साजिश तो केजरीवाल चुप क्यों? लखनऊ में केजरीवाल ने माइक क्यों हटा दिया? बीजेपी में किसी ने मालीवाल से बात नहीं की। आप झूठ की बुनियाद पर बनी पार्टी है। महिला सम्मान के बारे में उनके घर में घटना घटती है और वो मौन रखते हैं, वो चुप रहते हैं। अगर ये बात बीजेपी ने रची है तो तुम माइक इधर से उधर क्यों खिसका रहे थे? बीजेपी ने रची है। जो अखिलेश यादव के समय जो उन्होंने से पूछा गया लखनऊ में, हाँ, तो एक बार माइक बाएं खिसकाया, फिर एक बार दाएं खिसकाया और चेहरा देखिए आपकी, वो चेहरा अपने आप में बताता है। तो और महिलाओं के अपमान के बाद आपकी चुप्पी क्यों है? बीजेपी ने रचा तो आप क्यों चुप हैं? क्यों नहीं आप बोलते हैं? क्या आपको रोक रहा है? और स्वाति मालीवाल केस को लेकर दिल्ली की राजनीति गर्म है। सियासी सरगर्मी के बीच आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल की घटना को लेकर एक वीडियो रिलीज किया है। और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करो। तो तभी तो कह रहे हैं हम बड़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दिया, लेट द पुलिस का, उसके बाद में बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएंगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, आप अंदर ही आएगी। जो प्लीज कम विद मी। आ जाओ मैडम, बात आ जाओ मैडम प्लीज। उठा के फेंक दो, उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपके साथ ऐसा थोड़ा। ये गंजा प्लीज मैडम प्लीज आप ऐसा ना बोलो। जस्ट बिकॉज़ यू आर सीटेड क्योंकि आप
इस वीडियो में आप सुन रहे थे कि स्वाति मालीवाल और केजरीवाल के सुरक्षा कर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक चल रही है। स्वाति सुरक्षा कर्मियों की नौकरी खाने और सबक सिखाने की धमकी दे रही है। स्वाति 112 पर कॉल करने की बात कह रही है, पुलिस आने की बात कह रही है। इस वीडियो में स्वाति किसी व्यक्ति के लिए अपशब्द बोल रही हैं। वो किसे बोल रही हैं, वो इस वीडियो में साफ दिखाई नहीं दे रहा है। सुरक्षा कर्मियों की आवाजें भी बीच बीच में आ रही हैं। स्वाति मालीवाल द्वारा विभव कुमार पर एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। इस बीच विभव कुमार ने भी स्वाति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी मामले में मुख्य किरदार केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार हैं। विभव कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 506, 323 और 509 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले की जड़ तक जाने के लिए दिल्ली पुलिस की 10 टीमें बनाई हैं। 4 टीमें सिर्फ विभव कुमार की लोकेशन पता लगाने में लगी हैं। विभव कुमार की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच को लगाया गया है। इस बीच विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के खिलाफ दिल्ली पुलिस को ईमेल के जरिए शिकायत दर्ज की है। शिकायत में विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल पर जबरन घर में घुसना यानी ट्रेसपासिंग, सीएम सिक्योरिटी के साथ बदसलूकी करना, जबरन घुसकर सीएम सिक्योरिटी को खतरा पैदा करना जैसे आरोप लगाए हैं। पुलिस स्वाति मालीवाल बदसलूकी मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। सीएम आवास पर लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच करेगी। देर रात दिल्ली पुलिस केजरीवाल के घर पहुंची। केजरीवाल के घर से बाहर एफएसएल की टीम ने जांच की और वीडियोग्राफी भी की। अब देखना होगा कि दिल्ली पुलिस कब तक स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी मामले का सच सामने लाती है। अब आपको दिखाते हैं अमेरिका के ह्यूस्टन में जबरदस्त तूफान आया और इतना कहर बरपाया, तबाही मच गई है। ह्यूस्टन में आए 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले तूफान से हालात इतने गंभीर हो गए कि प्रशासन स्टॉर्म इमरजेंसी का ऐलान प्रशासन को करना पड़ गया। इमारत गिर गई, पेड़ उखड़ गए, दरवाजे खिड़कियां टूट गए। अमेरिका के ह्यूस्टन में तूफान से कोहराम मच गया, जिसकी चपेट में सिर्फ ह्यूस्टन ही नहीं बल्कि कई इलाके और भी आए। इस महीने में 2 बार ह्यूस्टन में तूफान आया, जिससे भारी नुकसान हुआ है। इससे पहले 5 मई को तूफान आया था। ये एक रेस्तरां के अंदर का वीडियो है। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि तूफान की रफ्तार कितनी तेज थी। बेहद तेज आवाज के साथ हवाएं चल रही थी, खिड़कियां शीशे टूट रहे थे। ये तूफान के बाद की तस्वीरें हैं, जिसमें तबाही साफ देखी जा सकती है। चारों तरफ तबाही के निशान मौजूद हैं। एक खूबसूरत शहर को तूफान बर्बाद कर गया। कई घर पूरी तरह तूफान में उड़ गए। एक बार तूफान थमा तो तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे ह्यूस्टन के लोगों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। खासतौर से तूफान ने दक्षिण पूर्वी टेक्सास में भारी तबाही मचाई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा बिजली संकट भी पैदा हो गया। 9 लाख घरों की बिजली गुल हो गई। बताया जा रहा है तूफान की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे थी। जिन इलाकों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, वहां से लोगों को निकालकर सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया है। और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के अमरोहा में सड़क हादसा हो गया है। बस और डंपर में टक्कर हो गई, 5 लोग घायल हुए।